Hi, this is Dr. Shreya Nambiar and today we'll be covering scoliosis. Okay, so scoliosis मतलब क्या होता है, scoliosis के causes क्या क्या है, scoliosis के types क्या होते हैं, scoliosis में हम कुछ एंगल मेजर करते हैं उसका नाम और हम उसको कैसे मेजर करते हैं एंड उसका सिग्निफिकेंस क्या है, फिजियोथेरेपी का रोल क्या है स्कोलियोसिस में एंड उसका प्रोग्नोसिस और उसका इफ़ेक्ट इन फ्यूचर कि क्या हो सकता है, ये ट्रीटेबल है या नहीं, ये सब हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि स्कोलियोसिस क्या होता है। बेसिकली जब हम नॉर्मली सीधे खड़े रहते हैं तभी आपका जो स्पाइन है वो स्ट्रेट होता है एंड जब हम साइडवेज में खड़े रहते हैं तो उसको एक एस नॉर्मल शेप होता है। दैट मीन्स जब हम साइड में खड़े रहते हैं आपका स्पाइन वैसे ही नॉर्मली अलाइंड होता है एंड विच इज़ नॉर्मल। जब स्कोलियोसिस होता है तब हम जब स्ट्रेट रहते हैं तभी आपका जो स्पाइनल कर्वेचर्स है वो टेढ़ा होने लगता है। ठीक है, इट गोज़ इनटू दिस डायरेक्शन इंस्टेड ऑफ बीइंग स्ट्रेट, दैट इज स्कोलियोसिस। ठीक है, तो इसमें जो कर्वेचर्स फॉर्म होते हैं इसका एक कॉन्वेक्स साइड होता है आउटर साइड और इसका एक इनर साइड होता है जिसको हम कॉनकेव साइड बोलते हैं। तो अगर लंबार यानी आपके लोअर सेगमेंट से स्टार्ट हुआ है कर्वेचर फॉर्म होना, एज अ कॉम्पेंसेटरी कर्वेचर वो अपर सेगमेंट में यानी आपके थोरैसिक और फिर धीरे धीरे सर्वाइकल यानी नेक पोर्शन में भी वो डेवलप होता है। इसके जो रीजंस है, इसके कॉजेज मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। 80% रीज़न इज़ इडियोपैथिक। इडियोपैथिक मतलब इसका कोई भी रीज़न नहीं है। 80% केसेस जो हम स्कोलियोसिस के देखते हैं इन फिजियोथेरेपी प्रैक्टिस एंड इन नॉर्मल इंडिविजुअल्स इज़ इडियोपैथिक, इसका कोई रीज़न नहीं है। एंड इसके अलावा इसका न्यूरोमस्कुलर रीज़न हो सकता है, मार्फन सिंड्रोम की वजह से हो सकता है, या फिर अगर कंजेनाइटली यानी बाई बर्थ किसी को है स्कोलियोसिस तो वैसे भी हो सकता है। जब हम इस पेशेंट को देखते हैं तो इनका जो शोल्डर होता है जो स्लाइटली एलिवेटेड होता है वो ये क्यों होता है, बिकॉज इनका जो कर्वेचर है उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए हमारा बॉडी मल्टीपल एक्टिविटीज़ करते हैं। तो उसका वन ऑफ द मेजर साइन होता है कि ये पेशेंट का शोल्डर जो है वो स्लाइटली एलिवेटेड होता है। तो जिस साइड में एलिवेशन है यानी उस साइड में वो कर्व उसको कॉम्पेंसेट कर रहा है। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ स्कोलियोसिस तो बेसिकली दो टाइप के स्कोलियोसिस होते हैं। एक होता है फंक्शनल स्कोलियोसिस और दूसरा होता है स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस। फंक्शनल स्कोलियोसिस मतलब एक ऐसा टाइप ऑफ स्कोलियोसिस जो आपके स्ट्रक्चरली आपके स्पाइन को अफेक्ट नहीं किया है, और यानी जो आपका वर्टिब्रा है, जो वर्टिब्रल बॉडीज़ है उसमें रोटेशन डेवलप नहीं हुआ है, वो पूरी तरीके से रोटेट नहीं हुआ, और फंक्शनली जो मसल के जो डिफ़िकल्टीज़ की वजह से मसल टाइटनेस है, कहीं पे वीकनेस है, इन सब रीज़न के वजह से जो स्कोलियोसिस डेवलप होता है उसको हम बोलते हैं फंक्शनल स्कोलियोसिस। और दूसरा स्ट्रक्चरल यानी प्रॉपर स्पाइन वर्टिब्रा जो है वो रोटेट हो गया है, वो कर्व हो रहा है, तो ये सब जो होता है वो स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस होता है। फंक्शनल स्कोलियोसिस और स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस इसको हम डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं बाय अ क्लिनिकल टेस्ट, जिसमें हम पेशेंट को आगे फॉरवर्ड बेंड करने बोलते हैं विद द अपर बॉडी एक्सपोज्ड। अगर कोई एक साइड में प्रॉपर हम्प जैसे डेवलप होता है दैट मीन्स वो स्ट्रक्चरल है, अगर नहीं है झुक रहे हो तो स्पाइन सीधा लग रहा है दैट मीन्स इट इज़ फंक्शनल स्कोलियोसिस। फंक्शनल स्कोलियोसिस का एक एडेड एडवांटेज ये है कि वो विद फिजियोथेरेपी, प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस, मोबिलिटी एक्सरसाइजेस से वो पूरी तरीके से अबाउट 90 to 95% वो ओके हो जाता है। इट इज़ ट्रीटेबल, द सिम्टम्स आर ऑल्सो गॉन एंड हमारा जो पॉस्चर है, जो फॉर्म है वो भी बेटर हो सकता है। बट विद स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। एंड स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि हमको ये डायग्नोस करना है कि ये जो डेवलप्ड एंगल या कर्वेचर है वो कितने लेवल तक डेवलप्ड है एंड ट्रीटेबल है या नहीं, अगर इतने डिग्रीज पे है तो उसका इम्पैक्ट क्या है, हम इसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, कैसा क्या है। सो बेसिकली ये जो एंगल है उसको मेजर करने के लिए हम एक पर्टिकुलर टर्म यूज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉब्स एंगल। ये जो कॉब्स एंगल है वो हम कैसे मेजर करते हैं, पूरे जो स्कैनोग्राम या एक्सरे है, फुल स्पाइन का एक्सरे लेते हैं एंड जो सबसे लोवेस्ट वर्टिब्रा है जहाँ से रोटेशन स्टार्ट होता है वो वर्टिब्रा के लोअर एंड से हम मेजर करते हैं एंड ऊपर सबसे अपर वर्टिब्रा के अपर एंड से हम मेजर करते हैं। तो जब वो लाइन जहाँ पे मीट होता है वो हमारा एंगल होता है। तो अगर 10 डिग्री से ज़्यादा है दैट मीन्स इट इज़ ओके, वो क्योरेबल है, हम थोड़ा बहुत फॉर्म से उसको मेंटेन कर सकते हैं या फिर
उसको बढ़ने से रोक सकते हैं या फिर कम्प्लीटली स्टॉप करके सिम्टम्स रिड्यूस कर सकते हैं। दूसरा है बियॉन्ड 25 डिग्रीज़, इसमें कंसिडरेबल सिग्निफिकेंस है, यानी वो जो फॉर्म है वो जो स्कोलियोसिस डेवलप हुआ है वो और ख़राब होने का चांसेस ज़्यादा है। सो इट इज़ बेटर दैट प्रॉपर फिजियोथेरेपी लेके आप उसको सही करें। नंबर थर्ड इज़ 45 to 50 डिग्री से ज़्यादा, दिस इज़ कंसिडर्ड एक्सट्रीम केसेस ऑफ स्कोलियोसिस। तो अगर ये एंगल 45 to 50 डिग्री से ज़्यादा है, दैट मीन्स आपको डेफिनेटली मिलवॉकी ब्रेस लेना पड़ेगा, या फिर बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है तो सर्जरी भी करना पड़ेगा। सो बेसिकली आई होप यू अंडरस्टूड कि हम इसके प्रोग्नोसिस कैसे करते हैं। सो जस्ट जिस्ट कि इसका ट्रीटमेंट होगा, ये रिकवर्ड होगा कि नहीं होगा। सो बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। फंक्शनल स्कोलियोसिस बहुत इजीली रिकवर हो सकता है विथ प्रॉपर मसल स्ट्रेंथनिंग फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस, वेयर एज जो स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस है वो उसको हम बढ़ने से रोक सकते हैं एंड उसको और ज़्यादा फॉर्म ख़राब होने से हम उसको मेंटेन करते हैं। तो इसको प्रॉपर ऑर्थोपेडिक और फिजियोथेरेपी टीम मिलके इसका प्रॉपर एंगल मेजर करते हैं, रिपीटेड एवरी 6 months to 8 months इसका एंगल मेजर करके वो प्रॉपरली मेंटेन हुआ है क्या, वो बड़ा है क्या, तो उसके हिसाब से हमारा ट्रीटमेंट प्रोग्रेस होता है। इसके लिए एक स्पेसिफिक थेरेपी यूज़ होता है, श्रॉथ थेरेपी, विच इज़ डेफिनेटली वेरी हेल्पफुल टू ट्रीट स्कोलियोसिस। सिर्फ श्रॉथ थेरेपी करके फ़ायदा नहीं है, यू शुड स्टार्ट स्ट्रेंथनिंग द सर्वाइकल मसल्स, thoracic मसल्स, लंबा मसल्स एंड पेल्विस। सो एवरीथिंग शुड बी स्ट्रेंथन, शुड बी ट्रेंड, सो दैट आपका वो कॉम्पेंसेटरी चेंजेस जो डेवलप हो रहा है वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाए। तो फाइंडिंग अप द वीडियो, होप यू अंडरस्टूड कि स्कोलियोसिस क्या है, हम उसको कैसे डायग्नोज करते हैं। इफ देर इज़ एनी डाउट लेट मी नो इन द कमेंट्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन बाय।